गाइस चैट के अंदर फटाफट से अपनी जो क्वेरीज हैं पूछना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करते हैं कि आज के सेशन को जी के साथ आगे बढ़ाएं। देख लो एक बार, अगर स्काइप पे आने के लिए कहेंगे तो स्काइप पे आ जाना उनके साथ। जी चलिए गाइस शुरू कर रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करें। वेलकम टू बाबा अकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी जो क्वेरीज हैं वो तेजी के साथ चैट में पूछना स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है रूपाली रूपाली ये कह रहे हैं कि सर फेसबुक एड, लीड जनरेशन, हाउ टू रन यूट्यूब वीडियो एड्स, गूगल डिस्प्ले एड्स, ओनली 3 एड्स, क्लास की रिकॉर्डिंग, बाकी सब जो फेसबुक एड्स रहती हैं, गूगल एड्स रहती हैं, तो आप में वो कब आप दिखाओगे? क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है वो देखिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के मॉड्यूल में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि लीड जनरेशन की ऐड कैसी होती है, अवेयरनेस की ऐड कैसी होती है, एंगेजमेंट की ऐड कैसी होती है। एंड गूगल एड्स के अंदर अगर आप कोई भी क्लास देख लोगे वीडियो एड्स की या फिर डिस्प्ले एड्स की, वहीं से जो है आपको सारी की सारी एड्स क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारी सर्च एड के ऊपर एक मास्टर क्लास होनी है, उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सर्च एड के ऊपर ही मास्टर क्लास करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि सर वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट पोस्ट अंडरस्कोर टैग क्या होता है? एंड अगर हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है वर्डप्रेस पर तो उसका साइट मैप कैसे बनाते हैं? देखो क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो वर्डप्रेस के अंदर जो है कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो है वो फीचर्स भी कह सकते हैं बनाए गए हैं। एक पर्टिकुलर पेज के लिए एक कैटेगरी टैग बनता है, एक सिर्फ़ एक टैग बनता है। टैग का मतलब है कि इस पोस्ट को आप किस-किस तरीके से जो डोनेट है वो कर सकते हो। तो पोस्ट टैग के अंदर कोई भी आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, जिस भी चीज़ के बारे में वो ब्लॉग पोस्ट है, मानकर चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, तो आप उसको टैग दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का। आज के टाइम पे जो टैग्स हैं वो काम नहीं करते हैं, तो अगर आप टैग नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैटेगरीज़ जो है लेकिन डेफ़िनिटली आपको डिफ़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि कैटेगरी से आप पूरी की पूरी साइट की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपका जो साइट मैप है वो भी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएगा, राइट? इसके बाद जो है, जो अगला क्वेश्चन है कि साइट मैप हम कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस की साइट पे? वर्डप्रेस की साइट के ऊपर जब भी आप कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करते हो या रैंक मैथ कर रहे हो या फिर आप योस्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए साइट मैप को बना देता है। साइट मैप के 2 वर्ज़न होते हैं, एक होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एक होता है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। तो साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल वाला जो वर्जन है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे साइट मैप को कंप्लीट करता है। वो साइट मैप जो डॉट एक्सएमएल जो है वो जो बेसिक साइट मैप होता है उसको डोनेट करता है।
तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो तो एसईओ प्लगइन आप रैंक मैथ यूज करें। साइट मैप वो खुद ब खुद आपके लिए बना देगा, लेकिन उस साइट मैप को कंसोल में सबमिट आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। राजा कह रहे हैं कि गूगल चैट सिर्फ पीसी पे ही चला सकते हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल के ऊपर भी चलता है। प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गूगल चैट्स की। प्रणाली कह रहे हैं बी टू बी बिजनेस का लीड जनरेशन कैसे करें किसी वेबसाइट से। वेबसाइट से लीड जनरेशन कैसे करेंगे जी? समझा नहीं मैं आपके क्वेश्चन को, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लीड जनरेट करना है तो वहां पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लीड्स मिलेंगी। लीड्स या तो फेसबुक पे मिलती हैं, इंस्टाग्राम पे मिलती है, यूट्यूब पे मिलती है, गूगल पे मिलती है। किसी वेबसाइट से कैसे करोगे, ये समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अभिरूप कह रहे हैं कि इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए कौन सा टूल सही है, मोव या आरएफ। देखो, जो डोमेन अथॉरिटी है, जो मोव है वो बोलता है कि मैं डीए दूंगा आपको, डोमेन अथॉरिटी। वो जो आरएफ है वो बोलता है मैं आपको डीआर दूंगा, डोमेन रेटिंग। तो डीए डोमेन अथॉरिटी और डीआर डोमेन रेटिंग दोनों ही एक ही चीज को बोला गया है। बस अपने अपने टूल हैं तो अपनी अपनी जो एब्रिविएशंस है वो इन्होंने दे दी है। तो किसी को भी यूज करो, एक ही बात है। मोस्टली जो है, जो स्टैंडर्ड चलता है वो मोस का चलता है, मतलब डीएपीए का चलता है। तो आप मोस को यूज कीजिए और वो आपको बता देगा कि कितना डीए आपकी साइट का फैच कर रहा है। गीतांजलि कह रहे हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, बताइए जी किस रिगार्डिंग बात करनी है, फिर आपको अनम्यूट करनी है, परमिशन दूंगी। विकास कह रहे हैं मैं एक वेबसाइट का एसईओ किया, उसके यूआरएल्स एंड इमेजेस और टेक्स्ट परमालिंक एंड ऑन पेज सभी मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। उसका ऑफ पेज एसईओ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट उस वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्या करूं? ट्रैफिक जो है देखिए रातों रात नहीं आता है। अगर मान लो आपने एसईओ कर दिया, फॉर एग्जांपल आज आपने किसी पेज का एसईओ कर दिया, उसका कंटेंट अच्छा कर दिया, उसका मेटा टाइटल अच्छा कर दिया, उसका यूआरएल अच्छा कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी कर दी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप मतलब टॉप ऑफ द पेज के अंदर आप मेन कीवर्ड को ले आए, पेज का स्ट्रक्चर अच्छा है, पेज मोबाइल फ्रेंडली है, पेज के ऊपर रोबोट्स और टेक्स्ट लगी हुई है, पूरी साइट का जो है साइट मैप जो है वो भी अच्छे से तरीके से वर्क कर रहा है। हर एक चीज जो है वो आपके फेवर में है, सब कर लिया आपने आज बैठकर। तब भी एक आर्टिकल को रैंक होने में 3 महीने 6 महीने का समय लग जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी पेज का एसईओ करते हो तो कोशिश किया करो कि सर्च कंसोल में जाके उसको इंस्पेक्ट करवा लिया करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या ये जो मेरा पर्टिकुलर पेज है, ये मेरा पर्टिकुलर पेज एससीआरपी में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक बार एससीआरपी में आ गया तो रैंकिंग तो धीरे धीरे करके उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप काम करते हो किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी कीवर्ड के ऊपर, तो पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए मेरे मेन कीवर्ड के लिए जो पेज मैंने बनाया है, जो पेज मैंने डेडिकेट किया है, उस पेज को एससीआरपी पे लेकर आना है। फिर वो चाहे 400 नंबर पे आए, 200 नंबर पे आए, 20 नंबर पे आए, मैटर नहीं करता है। पहला गोल रैंकिंग नहीं है, पहला गोल एससीआरपी के अंदर अवेलेबिलिटी है। तो इंडेक्सिंग जो है दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल इन एसईओ, क्योंकि इंडेक्सिंग ही नहीं होती है। बड़े सारे लोग परेशान है कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, 50 प्रोडक्ट्स मैंने डाल रखे हैं, सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स ही गूगल पे दिखते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर है? सर्च करो तो आ जाएंगे, लेकिन जब मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे जो पेज है वो इंडेक्स नहीं होते हैं, ना ही उसके ऊपर इंप्रेशन आते हैं। कहीं तो आए, 10वें पेज पे आए, 20वें पेज पे आए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है जी? क्योंकि पेज सही तरीके से इंडेक्स ही नहीं हुए हैं। इंडेक्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऑन पेज एसईओ अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ ही है जो कि पेज को इंडेक्स करवाएगा। ऑफ पेज एसईओ से इंडेक्सिंग नहीं होती है, ऑन पेज एसईओ से जो है साइट की इंडेक्सिंग की जाती है। राइट। तो पहला गोल जो है विकास इंडेक्सिंग का रखिए, चेक कीजिए जो जो भी पेजेस के ऊपर आप एसईओ कर रहे हो, जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप एसईओ कर रहे हो, उन कीवर्ड्स का यूज करके क्या आपका पेज इंडेक्स होना शुरू हो गया है, मतलब एससीआरपी में आ गया नहीं आ गया। तो पहला गोल वो रखिए। इंस्पेक्ट कीजिए हर 2 हफ्ते के बाद, अगर वो यूआरएल आपका नहीं आ रहा है, कीवर्ड्स को चेंज करके देखिए, किसी ना किसी कीवर्ड पे उसको सर्च रिजल्ट्स के अंदर लेकर आइए आप। फिर धीरे धीरे करके उसका एसईओ कीजिएगा, अपना प्राइमरी कीवर्ड पकड़ के और 4 सेकेंडरी कीवर्ड पकड़ के, धीरे धीरे करके आपको रैंकिंग आनी शुरू हो जाएगी। एक बार रैंकिंग आनी शुरू होगी तो आपको ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाएगा।
प्रणाली कह रहे हैं B2B लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट का ऑफर आया है। सर उनके साथ कल मेरे ज़ूम पर लाइव टेस्ट होने वाला है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। समझो, पैनिक नहीं करना है। B2B लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट मतलब क्या हुआ जी? एक बिज़नेस जिसको बाकी बिज़नेसेस चाहिए अपना सामान बेचने के लिए। जो बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सामान बेचता है उसे बोलते हैं B2B डीलिंग। मतलब कि अगर मेरी एजेंसी है और मेरी एजेंसी ज़ोमैटो को जाकर बोलती है कि हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो ऐड बनाना चाहते हैं, तो ये डीलिंग कौन-सी हुई? ये डीलिंग हुई B2B। समझ रहे हो? अगर कोई पर्सन है जो कि पानी का सप्लायर है, मान के चलते हैं बिसलरी है, तो बिसलरी कहता है कि मैं कस्टमर को जो बेचूंगा 20 रुपए की अपनी बोतल, वो तो हो गया B2C। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट को मतलब तरुणगर की कंपनी को मैं जाकर बोलता हूँ कि मैं आपको बिसलरी के एक दिन के 10 कैन आपको लगते हैं आपकी कंपनी में, मैं आपको एक दिन के 10 कैन दिया करूंगा, लेकिन आपसे इतना पैसा मैं चार्ज करूंगा। तो ये कौन सी डीलिंग हुई? ये डीलिंग हुई B2B। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील फाइनल कर रहा है। तो अगर मेरे को गूगल से लीड जनरेट करनी है, मेटा से करनी है, लिंक्डइन से करनी है, कहीं से भी करनी है, वहां पर बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि जो लीड्स को भरेगा पर्सन, मतलब फॉर्म को फिल करेगा या हमें कांटेक्ट करेगा, वो बिजनेस ओनर होना चाहिए। और बिजनेस ओनर को फिल्टर करने के लिए गूगल एड्स भी मदद करती है, फेसबुक एड भी मदद करती है और लिंक्डइन एड भी मदद करती है। और अगर आपको ऑर्गेनिक करना है, तो ऑर्गेनिक जो है किस तरह से बिजनेस इसको फाइंड आउट किया जाता है, ये कॉमन सेंस मुझे लगता है कि सभी के पास है। कि जब मैं बिजनेस फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो एक बिजनेस है, तो वो कौन से हैशटैग को यूज करेगी? या तो वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैशटैग यूज करेगी या डिजिटल मार्केटिंग करेगी। ऐसा ही होगा। तो मैं फटाफट से इंस्टाग्राम के ऊपर जाती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैशटैग सर्च करती हूँ, वहां पे बड़े सारे मेरे पोस्ट आएंगे, मैं 100 या 200 पोस्ट को स्क्रॉल करूंगी, वहां से मैं अपने आप ही लोगों को छाट लूंगी अगर मेरे को कोल्ड कॉलिंग के लिए लीड्स निकाल कर देनी है तो। अगर मेरे को कोल्ड कॉलिंग नहीं करवानी है तो मैं मेटा एड्स का यूज करूंगी, मैं गूगल एड्स का यूज करूंगी, जिसमें मैं अपनी टारगेटिंग को ऐसा रखने वाली हूँ कि मेरे पास सबसे पहले वो लोगों को मेरी एड दिखे जो कि बिजनेस ओनर है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, कॉर्पोरेट वाले हैं। उसके बाद मैं नैरो करता हूँ उन लोगों को जो मेरी नीश में इंटरेस्टेड है। मतलब सारे बिजनेस ओनर्स को मेरी एड दिखे, पहला लेवल। लेकिन मैं सबको दिखा के क्यों क्या करूंगा, मेरा पैसा खराब हो जाएगा। तो मेरे को बिजनेस ओनर को ऐड दिखानी है, लेकिन मैं नैरो कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, वो बिजनेस ओनर जिनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर है, जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, उन लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो जब मेरा इंटरेस्ट जो है नैरो डाउन हो गया, अब जो आपके मान लो जिस कंपनी के साथ आप जुड़ोगे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें तो लोकल लेवल पे ही लीड जनरेशन करनी है, तो मैं पैन इंडिया में ऐड क्यों दिखाऊं? तो मैं और नैरो डाउन कर दूंगा अपनी कैंपेन को कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं, उन्हीं को ऐड दिखे, इसके अलावा ऐड किसी को ना दिखे। तो सारे ऑडियंस में से पहले मैंने बिजनेस ओनर निकाल दिए, फिर मैंने उन बिजनेस ओनर में से जिनका इंटर डिजिटल मार्केटिंग में भी है वो निकाल दिए, और जिनका इंटर डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ वो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर में उनका ऑफिस है, उन लोगों को मैंने निकाल लिया। तो मेरी इतनी सी ऑडियंस रह गई, अब उतनी सी ऑडियंस को ऐड दिखाऊंगा तो सारे बिजनेस ओनर है। सारे बिजनेस ओनर है तो जो भी मेरे पास लीड आएगी वो B2B लीड जनरेशन ही कहलाई जाएगी। ऑर्गेनिक तरीके से करनी है, गूगल के ऊपर करनी है, तो एक एक्सटेंशन आती है अगर आपको ईमेल्स निकालनी है, हंटर करके। तो हंटर करके एक एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, वो आप यूज कर लेना। वहां से क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे जो ईमेल का डेटा है वो निकल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे टूल हैं गूगल के ऊपर, आप लिखोगे ईमेल एक्सट्रैक्टर, फोन नंबर एक्सट्रैक्टर, भरे पड़े हैं टूल्स, तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटेंट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है जी, तो B2B लीड जनरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़े प्यार से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सर मैंने 5 क्लाइंट्स का काम किया था, उन्होंने मुझे पे नहीं किया, बट पहले ही बात हुई थी कि वो मुझे पे करेंगे, लेकिन वो मुझे वर्क करवाने के बाद बोले कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पे नहीं करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज तो हरमनप्रीत गलत है कि सामने वाला पर्सन आपको पे नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने फ्री में उनके लिए काम ही क्यों किया, राइट? और अगर आपने उनके लिए काम किया है तो क्या आपने उनके हाथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उनको मेल करी थी? और उसके बाद भी अगर वो आपको पे करने पे डिनाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रीजन आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों मुझे वो पे नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस से उनको क्या करना है? आपको उनको तो काम से मतलब है ना, उन्होंने काम करवाया और काम का पैसा देना है।
उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपका कौन सी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप जॉब करते हो, फ्रीलांसर हो, डजंट मैटर। काम करवा रहे हो, काम अच्छा है तो उसका पैसा पे करना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में जो नए नए लोग डिजिटल मार्केटर्स आते हैं, मतलब जो हमारे पास भी आते हैं सीखने के लिए, कोशिश करो अपने आप को एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए। चाहे पर्सन 2,000 ही पे करता है तो 2,000 जीरो से बड़ा अच्छा होता है। और पैसा लेकर ही काम कीजिए। जो पर्सन पैसा नहीं दे रहा उसको दूर से नमस्ते कर दो कि ठीक है आप किसी और को फाइंड कीजिए, मैं किसी और को देख लेता हूँ। आपको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट तो मार्केट में बहुत सारे हैं। ये नहीं देगा काम कोई और दे देगा, ये नहीं देगा कोई और दे देगा। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके बिना उनका काम थोड़ा ना चलेगा। बस हमें लगता है कि सर मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और कर लेगा। तो अगर फ्री में कोई और काम करने के लिए तैयार है तो उसे करने दो। आप जो अपना टाइम है आप उन लोगों के साथ लगाओ जो कि एक्चुअल में आपके टाइम की वैल्यू कर सकें। दूसरा ये है कि हर एक बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं पैसा तो देना चाहता ही है, लेकिन उसके साथ सही तरीके से चलना बड़ा जरूरी है। हिस्ट्री देता हूँ। एक क्लाइंट हमें बोलता है कि उसका कितने काम चल रहा है, आई गेस 33, 33,500 रुपए की बिलिंग होती है उसकी पर मंथ की। बिलिंग का टाइम आया, 33,500 रुपए उसने पे करने, तो कहता है कि नहीं मेरे को अभी और भी काम करवाना है। तो अकाउंट्स वालों ने एक बार फिर फॉलो किया होगा कि सर जो भी आपने काम करवाना है उसके रिगार्डिंग तो आप डिस्कस कर लेना, लेकिन जो आपकी करंट बिलिंग है वो अपनी क्लियर कर लीजिए आप। सामने वाला पर्सन फिर एक दिन निकाल देता है, कहता है चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ। अगले दिन फिर कहता है कि मेरे को एक्चुअली सर्विस के रिगार्डिंग में डिस्कस करना है, फिर देख लेंगे पैसों का। अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है टीम की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने मैसेज कर दिया टीम को कि इनका जो, सॉरी अकाउंट्स वालों ने मैसेज कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को कि ये जो क्लाइंट है इनकी पेमेंट नहीं आई है, इनका जो प्रोजेक्ट है बंद कर दिया जाए और क्लोजर की जो मेल है वो डाल दी जाए। डिस्पाइट ऑफ फॉलो अप करने के भी, 2 बार फॉलो अप भी कर लिया तब भी इनकी पेमेंट नहीं आ रही है, इनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए। अब जब ये मैसेज गया ग्रुप के अंदर तो क्लाइंट को दिखा कि ये मेरे पास क्या कर रहे हैं। क्लाइंट साथ क्या बैक टू बैक कॉल कर रहा है अकाउंट्स वालों को कि नहीं ऐसे कैसे आप मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दोगे, ये है वो है। तो अकाउंट्स वाले जो है बिल्कुल साफ चलते हैं कि आप हमें पे कर रहे हैं और बदले हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आपकी पेमेंट ड्यू है। आपने जो भी एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है कंपनी से आपका राइट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसकी बात सेपरेटली कीजिए आप सेल्स टीम के साथ। हमारा काम है जिस चीज को हम डिलीवर कर रहे हैं उस चीज का पैसा हम आपसे टाइमली लें, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बिलिंग को टाइमली क्लियर करें। तो जब सामने वाले पर्सन के साथ ये चीज की गई तो पर्सन ने 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट डन कर दी अपनी। तो क्या होता है कि कभी कभी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा होता तो थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि बिजनेसमैन के साथ काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इस तरीके से मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। आप मेरे लिए एक इंटर्न के लेवल पर हो, एक स्टूडेंट के लेवल पर हो, तो मैं इतना कठोर होकर आपके पास नहीं चल पाऊंगा। लेकिन अगर आप कभी मेरे को बिजनेस ओनर से डिस्कस करते हुए देखोगे, डील करते हुए देखोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं वही पर्सन हूँ जो कि आपको गाइड करता है। तो दोनों जगह पे मेरा जो फेज है वो मैंने अलग अलग रखा हुआ है कि अगर मेरे को बिजनेस ओनर से बात करनी है तो अलग तरीका है, स्टूडेंट से बात करनी है तो अलग तरीका है। तो अभी आपका जो फेज चल रहा है आप बिजनेस ओनर से बात कर रहे हो, तो जब बिजनेस ओनर से बात कर रहे हो तो कोशिश किया करो कि आप अपने आप को भी एक बिजनेस ओनर समझ के ही बात करो। और अगर ये चीज आपके अंदर अभी से डेवलप होनी शुरू हो जाती है तो हो सकता है कल को एक बहुत अच्छी एजेंसी रन करो या फिर किसी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि ये चीजें करने से मैनेजमेंट की स्किल्स जो है बड़ी जल्दी डेवलप होनी शुरू होती हैं, लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो बड़ी जल्दी डेवलप होनी शुरू होती हैं। और जितने ही बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको चलाता कौन है, उनको उनकी लीडरशिप ही चलाती है, क्योंकि 10, 15, 20 हजार पे काम करने वाले लोग जो है मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन लीडर्स जो कंपनी को आगे बढ़ाएं, टीम को चलाएं, ये जो है बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश किया करो कि चाहे प्रोजेक्ट 2,000 का है, चाहे 500 का है, चाहे 10,000 का है, चाहे 1 लाख का है, अपने आप को बिजनेस ओनर की तरह रिप्रेजेंट करो। प्रोजेक्ट जाता है तो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन कायदे के साथ ही काम किया जाएगा। अब मान लो वो पर्सन बोलता है कि नहीं ऐसी बात है तो ठीक है आप मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दो, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। तो कंपनी इतना नहीं सुनती है, कंपनी कहती है कि भैया कल की जगह अभी बंद करवा, और क्लोजर की मेल करती है और उसके बाद उसको खत्म कर देती है। क्योंकि कंपनी को पता है कि इस पर्सन के साथ 5 मिनट खराब करने से अच्छा है कि हम किसी अच्छे वैल्यूएबल क्लाइंट को अपने वो 5 मिनट दे दें, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है। तो इस कारण से बिजनेस ओनर्स के साथ बड़ा क्लियर शब्दों में चलना जरूरी होता है।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओड लगे आपको लगे कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक नहीं है, लेकिन बिजनेस ओनर के साथ होना पड़ता है। कहाँ पर होना पड़ता है? जहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो जब प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो तो हाँ में हाँ नहीं मिलानी है फालतू में कि हाँ सर ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये में मैं आपको मेल कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या करके दूंगा। स्टडी अभी एक हाल फिलहाल में एक कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया टीम ने, तो वो कहते हैं कि आप हमारे लिए ना ये और ये कर दो। 3 चीजें उन्होंने मेल करी, लिख कर कि ये कर देना आप, जो भी उनके कंसर्न पर्सन है। पर्सन जो है बैंगलोर के आएंगे। तो उसमें से अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी ट्रेनिंग इसी हिसाब से होती है कि जो चीज़ आप करवा रहे हो, क्योंकि करनी तो टीम ने है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो उसे मैनेज करेगा उस चीज़ को। उसने पहला पॉइंट पढ़ा कि क्या ये हमारे केआरए में है। केआरए मतलब क्या होता है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, कि क्या हमने इस चीज़ का पैसा लिया है, इस चीज़ की कमिटमेंट करी है। पहला, हाँ जी की है, ठीक है। दूसरा, की है, हाँ ठीक है। तीसरा, हमारे केआरए में नहीं है, ना ही हमारे इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात हुई है। अब सामने के पर्सन को लगता है कि यार मैं 50,000 रुपये कंपनी को दे रहा हूँ तो इतना काम तो करवा ही सकता हूँ, तो कंपनी कहते हैं कि जी नहीं, हम आपके लिए इतना सा भी जो काम है वो नहीं कर सकते। एज अ रिगार्ड चाहे हमसे इतना काम करवा लो, लेकिन कायदे के तौर पे हम आपको ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करें, क्योंकि अगर आज इतना अलाउ कर दिया, कल को इतना काम ला कर दे देगा वो, जो हमारे केआरए में नहीं आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि ठीक है, 2 काम हम आपके लिए कर देंगे, जो तीसरा काम है वो हमारे केआरए में नहीं है, वो आप अपनी इन हाउस टीम से करवा लीजिए। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि ओके। अब अगले पर्सन को अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्शियस होकर ये चीज ना बोलता, तो पर्सन को आदत लग जाती कि चलो ये काम कर तो देता है, इससे थोड़ा सा और करवा लेते हैं। ये वही बात होगी कि आपके पास ग्राफिक बनवाने के लिए आया था और उसने बोला कि कैप्शन भी लिख कर दे दो, थोड़े हैशटैग भी बता दो, और पोस्ट भी कर देना चलो मेरे लिए। तो पर्सन को लगता है कि चलो थोड़ा सा ही तो काम है, कर देते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा काम भी चार्जेबल ही है, क्योंकि वो भी एक सर्विस है। तो जब आप बिजनेस ओनर के साथ डिस्कस करोगे, डील करोगे, तो कोशिश कीजिए कि बड़े क्लियर शब्दों में उनके साथ काम कीजिए। ठीक है जी हरमन? तो कोशिश करो कि अगली बार जब आप काम करो किसी भी क्लाइंट के साथ, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके काम करो, मेल्स के ऊपर ही सब कुछ रखो, और जितनी जल्दी उनसे एडवांस ले लोगे, एडवांस लेकर काम करोगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। गीतांजलि कह रहे हैं कि सर साइट मैप क्या होता है? साइट मैप क्या होता है? साइट मैप एक स्ट्रक्चर होता है। भी गूगल के क्रॉलर्स, मतलब कि सर्च इंजन के बॉट्स, किसी वेबसाइट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो साइट मैप को ढूंढते हैं। ठीक है, साइट मैप को ढूंढेंगे, और साइट मैप को ढूंढने के बाद जैसे जैसे साइट मैप का स्ट्रक्चर होगा, उस तरीके से जो है आपकी पूरी साइट को क्रॉल करना शुरू करेंगे। इस कारण से साइट मैप जो है वो एक एसईओ का पैरामीटर भी माना गया है, कि अगर आपके पास साइट मैप है तो आपको एसईओ में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि सर अगर फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड हो, तभी जीएसटी इनपुट ले सकते हैं क्या? सिर्फ बिजनेस डिटेल फिलअप करने से जीएसटी बिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस मैनेजर जो है वो वेरीफाई होने से आपके जो अकाउंट है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है, आपका बिजनेस वेरीफाई होता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस मैनेजर को किसी भी जगह पे जाके लिंक कर सकते हो। अगर बिजनेस मैनेजर आपका अनवेरीफाइड है तो उसमें लिंकिंग में प्रॉब्लम आती है। मान के चलते हैं आप व्हाट्सएप एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने फेसबुक एड मैनेजर के साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ, तो वहाँ पे बिजनेस मैनेजर का वेरीफाई होना बड़ा जरूरी होता है। जो बिलिंग है फेसबुक की, वो बिजनेस मैनेजर से टोटली अलग होती है। तो बिलिंग सेक्शन में जाके जब आप अपनी जीएसटी की डिटेल भर देते हो, तो वहाँ पे आपको इनपुट मिलता है। तो बिजनेस मैनेजर चाहे है या नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है, तब भी जीएसटी की इनपुट आपको मिलेगी, अगर बिलिंग सेक्शन में जाकर आपने अपनी कंपनी डिटेल्स में अपना जीएसटी नंबर ऐड किया हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूपाली कह रहे हैं कि सर जब गूगल कॉल एड्स लगाया तो ऐसा क्यों होता है कि डैशबोर्ड पर दिख रहे हैं कि 4 पर्सन कॉल किया, बट जब क्लाइंट को पूछते हैं तो उनको कॉल ही नहीं जाती है? ये काफी बार चीज देखी जाती है। बेसिकली क्या है कि जब क्लिक हो गया कॉल के ऊपर, तो गूगल ने पकड़ लिया कि इसने इस पर चीज के ऊपर कॉल बटन पे क्लिक किया था, कॉल करके जो नंबर है वो उसके डायल पैड में भी चला गया था। अब आगे जो है उस पर्सन ने कॉल करी या फिर नहीं करी,
वो उसकी हेडेक है। क्या नंबर एंगेज आ गया, नंबर बिजी आ गया, उस कस्टमर के फोन में बैलेंस नहीं था, जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर वो कॉल करता करता उसने काट दिया, कॉल करते ही उसने कट कर दी, गूगल को कोई मतलब नहीं, क्लिक हो गया तो इसका मतलब कॉल जनरेट हो गई है। ओके। कृष्णा बेदी कह रहे हैं कि सर होटल है विला टाइप, क्लाइंट उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग से कन्वर्सेशन नहीं होता, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है, कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। प्लीज आप बताइए कौन सा कैंपेन बेस्ट रहेगा फेसबुक ऐड के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन रन करो। अगर उनका अपना खुद का विला है तो उन लोगों को ये कैंपेन दिखाओ जो कि होटल्स को ढूंढ रहे हैं, जिनको बुकिंग करनी है, जो उस एरिया में ट्रैवल करने के लिए देख रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट ट्रैवल के अंदर है, जिनका इंटरेस्ट होटल के अंदर है, होटल बुकिंग के अंदर, होटल बुकिंग एप्स के अंदर है, यानी गोवाईबीबो के अंदर है, अगोरा के अंदर है, इस तरह से जो भी है, उन सभी चीजों में जिसका इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, उस डेस्टिनेशन के अंदर, उन लोगों को ऐड दिखाओ, अवेयरनेस का कैंपेन चलाओ, और उनको फिर अपने पास इंस्टाग्राम के ऊपर बुला लो। ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला पर्सन दो तीन तरीके से कन्वर्ट होता है होटल इंडस्ट्री के अंदर। या तो आप डायरेक्टली उनको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाओ कि ये हमारी होटल की वेबसाइट है, यहाँ पे आप आकर बुकिंग कर लो। या फिर आप अपनी अवेयरनेस की ऐड करो कि हमारा ये होटल है, इतने अच्छे अच्छे फीचर हैं, और इस टाइम पे हम आपको फ्लैट 500 रुपीज का ऑफ भी दे रहे हैं फर्स्ट बुकिंग के ऊपर। और हमारे होटल मेक माई ट्रिप पे, गोवाई बीबो पे, इस पे, इजी ट्रिप पे, हर जगह जो है अवेलेबल है। आप वहां पे जाकर भी कर सकते हो। कूपन कोड जो है वो आप ये यूज कर लीजिएगा। और कूपन कोड यूज नहीं करवाना है तो बस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाइए और वहां पे जाके आपकी फर्स्ट बुकिंग फ्री हो जाएगी। 500 रुपये ऑफ हो जाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर होटल के ऊपर। वीडियो में होटल अच्छे से दिखना चाहिए, बेनिफिट दिखना चाहिए, कस्टमर को पैसा देकर बुकिंग करनी है ये आप जानते हो, अच्छा होटल बुक करना है ये आप जानते हो। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंदर अच्छा होटल दिखे और क्या कस्टमर को बेनिफिट है वो दिखे। अगर ये दो चीजें आप दिखा देते हो तो बुकिंग करनी उसको आती है, बुकिंग करना नहीं सिखाना होता है। कॉल अपने पास लीड जनरेट करने की नीड नहीं होती है कि मैं आपको जो है कॉल करके जो है डिस्काउंट दूंगा। बिना कॉल जनरेट किए, बिना लीड जनरेट किए भी सेल्स होती हैं। और इस चीज के लिए सिंपली आपने सामने वाले पर्सन को बताना होता है कि ये चीज आपने कैसे करनी है। कि आप मेक माई ट्रिप पे जाओ और मेक माई ट्रिप पे हमारा होटल सर्च करके ये कूपन कोड यूज कर लेना, 500 रुपये आपके बच जाएंगे। अब जो यूजर है जिसको 500 रुपये बचाने हैं, जो उस सेगमेंट का कस्टमर है, उसको 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। मेक माई ट्रिप यूज करना सीखना पड़ेगा, 10 लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, वो सब करेगा क्योंकि उसको अपने 500 रुपये बचाने हैं। तो जब आप एक मार्केटर हो तो मार्केटर को एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर किस तरीके से सोचता है, और जिस तरीके से सोचता है वो मैसेज मैं उसके सामने ले जाता हूँ। वो मैसेज आएगा, वो रिलेट करेगा, और रिलेट करने के बाद मेरे साथ, मेरे बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा। डेट्स इट। तो ये जो चीज है, ये करिए, अवेयरनेस का कैंपेन चला सकते हो उसके अंदर, या फिर ट्रैफिक कैंपेन चला सकते हो सामने वाले पर्सन को अपने पेज के ऊपर बुलाने के लिए। विकास कह रहे हैं कि सर लास्ट मंथ मैंने किया था, ठीक है। सर्च कंसोल को कॉन्टिन्यूटी में मॉनिटर कीजिए, कितने पेजेस जो है पिछले महीने से इस महीने में आपके इंडेक्स हुए हैं, इंप्रेशन आपके कितने बढ़ रहे हैं, क्लिक्स आपके कितने बढ़ रहे हैं, एवरेज पोजीशन आपकी कैसे चल रही है। सर्च कंसोल को थोड़ा एनालाइज करो। अभी कह रहे हैं I'm unable to connect my new domain with fast commit hosting, message showing I will gladly look into this matter for you. In order to proceed I need security token please. this मेरे पास सी पैनल का लॉगिन पासवर्ड है। समझो, अगर अभी आप सी पैनल आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आप सी पैनल के अंदर जाते हो वहां पे एक डोमेन का सेक्शन आएगा। डोमेन सेक्शन में जाइए। डोमेन सेक्शन में जाने के बाद जो है, जो भी डोमेन आप अपना ऐड करना चाहते हैं, ऐड ए न्यू डोमेन पे क्लिक करके अपना डोमेन वहां पे ऐड कर लीजिए। इस चीज के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि मैंने कभी किया नहीं है पहले, तो वेब डिजाइनिंग के अंदर आई गेस क्लास नंबर 22
वो देख लीजिए। वहाँ पे आपको क्लियर कट बताया गया है कि किस तरीके से cPanel में लॉगिन करोगे, वहाँ पे डोमेन सेक्शन में कैसे जाओगे, एक नया डोमेन आप कैसे ऐड करोगे। जब आप एक नया डोमेन बनाओगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि क्या आप इस डोमेन की डायरेक्टरी अपना जो प्रीवियस डोमेन है, मतलब मेन डोमेन है, उसके साथ शेयर करना चाहते हो या इसको सेपरेट रखना चाहते हो। तो वहाँ पे जो चेक बॉक्स आएगा जिसको हम टिक करते हैं, उसको आप टिक मत कीजिएगा, आपका एक सेपरेट डोमेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है मेरे को एक डोमेन का दूसरा एलाइस बनाना है, ठीक है? तो फिर आप उस चीज़ को टैग कर सकते हो जिससे कि आपका जो डायरेक्टरी होगी दोनों डोमेन की वो कॉमन रहेगी, मतलब दोनों डोमेन एक ही डेटाबेस को शेयर करेंगे और एक ही जैसा जो कंटेंट जो है वो दोनों डोमेन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपको अलाइस बनाना है तो आप अलाइस भी बना सकते हो, अगर आपको सेपरेट बनाना है तो आप सेपरेट भी बना सकते हो। अभी हम सेशन में हैं, अभी करके देखिए साथ के साथ, कोई दिक्कत आती है तो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। राजा कह रहे हैं सर गूगल चैट एप्लीकेशन का यूज़ करके एड शार्क को इन हाउस को कैसे मैसेज करूँ? एक्चुअली मैं सर्च कर रहा हूँ बट नो रिजल्ट। आपने एड शार्क को इन हाउस सर्च नहीं करना है, आपने एड शार्क को इन हाउस @gmail सर्च करना है। gmail@gmail.com सर्च करना है। इन केस अगर आपको मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आता है तो अपने काउंसलर को बोल देना, प्रोजेक्ट मैनेजर से वो सामने से मैसेज करवा लेंगे, राइट? जो भी आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वो गूगल चैट्स के ऊपर ही रहने वाली है। एससीआरपी पे कौन से पेज रैंकिंग में आ रहे हैं, किस टूल से चेक कर रहे हैं? गूगल सर्च कंसोल से कीजिए। सपोर्ट टीम रिप्लाइड, ठीक है, वो आपका मेन डोमेन होगा। अगर इसके बाद आप एक डोमेन और ऐड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऐड ए न्यू डोमेन पे जाइए, एक नया डोमेन डाल दीजिए। सर स्मॉल एसईओ टूल्स में जब कल का प्लेजरिज्म चेक कर रहा हूँ तो 2 टाइप्स का प्लेजरिज्म शो हो रहा है, एग्जैक्ट प्लेजराइज्ड एंड पार्शियल। तो क्या हम अपने पार्शियल प्लेजराइज्ड को चेक करना पड़ता है या फिर एग्जैक्ट को ही चेक करना होता है? ऑल्सो स्मॉल एसईओ टूल्स में काफ़ी बार एफएक्यूज के क्वेश्चन भी प्लेजराइज शो होते हैं, तो सर उस टाइम पर क्या करें? अगर आप अपना कंटेंट चैट जीपीटी से बनवा रहे हो तो चैट जीपीटी को मैंने आपको बताया था जब हम प्रॉम्प्ट्स को पढ़ रहे थे कि चैट जीपीटी को ये बताना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई तूने मेरे लिए कंटेंट तो बना दिया है, अब इस कंटेंट को फटाफट से कंपेयर कर ले पूरे के पूरे वेब के साथ, कहीं मेरा कंटेंट जो है वो कॉपीड तो नहीं है। मेरे कंटेंट को 100% फ्लैग फ्री बनाकर दीजिए। फिर जब वो आपको 100% फ्लैग फ्री बनाकर देता है, 100% एसईओ फ्रेंडली बनाकर देता है, आपका एक प्राइमरी कीवर्ड और 4 सेकेंडरी कीवर्ड उसके अंदर एम्बेड करके देता है, फिर आपका फाइनल ब्लॉग तैयार होता है और उस फाइनल ब्लॉग को जो है आप चेक करते हो जाकर प्लेजरिज्म चेकर के अंदर। अब चाहे वो साइट लाइनर पे करो, डुप्लीकेट कंटेंट पे करो या फिर आप स्मॉल एसईओ टूल में करो, वो मैटर नहीं करता है। वहाँ पे जाकर आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक ही दिखना चाहिए। जो एवरग्रीन कंटेंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है राइट नाउ का, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन पूरे के पूरे वेब के ऊपर हर एक ने यूज कर रखी होगी। तो जो यूनिवर्सल लाइंस होती हैं, जो यूनिवर्सल कंटेंट होता है, उसके ऊपर फ्लैग वैसे भी नहीं आता है। अगर वो शो कर भी रहा है अपने टूल के अंदर तो करेगा नहीं, लेकिन अगर वो कर भी रहा है तब भी आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि पहले चैट जीपीटी को आप तैयार कीजिए और उसके बाद जाके आप प्लेजरिज्म चेकर में कीजिए और वहां पे 100% यूनिक कंटेंट शो होना चाहिए, ठीक है? ना तो एफएक्यूज में फ्लैग आएगा, ना ही आपके मेन कंटेंट में फ्लैग आएगा, और अगर फ्लैग आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, अभी आपने चैट जीपीटी का यूज सही से नहीं किया। विकास कह रहे हैं कि सर एक रेस्टोरेंट के क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट फ्री में 15 दिन के लिए करना है, उसके बाद वो आगे का प्लान करेगा कि क्या करना सही है, किस तरीके से डील करें। फ्री में तो देखो मत करो, 15 दिन जो है उसके साथ उससे पैसा ले लो 15 दिन का और उसके बाद काम करो, या फिर 15 दिन की उससे कोई डील ले लो कि मैं 15 दिन जो है आपके होटल में आके फ्री में खाना खाऊंगा, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। अब डेली का जो है 500 रुपए का कूपन ले सकते हो, 300 रुपए का कूपन ले सकते हो, जितना भी है, और उस कूपन को जो है अगर आप सेल करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो भी कर सकते हो।
तो सामने वाले पर्सन के साथ किसी ना किसी तरीके से डील कीजिए, या तो सामने वाले से पैसा मांग लो या फिर उसका सामान मांग लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको कोई ब्यूटी ब्रांड वाला मिलता है और वो कहता है कि भाई मेरे को 15 दिन के लिए टेस्ट करना है कि ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, तो कहना था 15 दिन की पेमेंट होती है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का सामान दे दो हमें, ठीक है, 10,000 रुपये का हम सामान ले लेते हैं और आपके लिए आपको काम करके दिखा देते हैं। उसके बाद जो है 15 दिन के बाद पैसा तो आपने पे करना ही है, डेट्स इट। तो इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन के साथ चल सकते हैं। सर क्लाइंट्स के लिए मैं फेसबुक एड्स लगा सकती फॉर एसईओ, तो टारगेट कौन से बिजनेस को करें, आपको क्या लगता है? जिस भी बिजनेस के लिए आपको क्लाइंट चाहिए उसको आप टारगेट कर सकते हो। 2-4 एड सेट जो है टेस्ट करके देख लीजिए, मतलब 2-4 अलग-अलग बिज़नेसेस है टेस्ट करके आप देखो, लीड जनरेट करो, उनसे बात करो। जिसको आपको लगता है कि मैं क्लोज़ कर पाऊँगी अच्छे तरीके से, मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का या कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ से शुरुआत करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोबोट.टीएक्सटी नहीं होता है जी, रोबोट्स.टीएक्सटी होता है। एक न्यू वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं, एसईओ वाली क्लासेस लगाना स्टार्ट कीजिए, पता चलेगा कैसे ऐड करते हैं। अपने एसईओ प्लगइन के अंदर जाइएगा, वहाँ पे robots.txt का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जाइएगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी फाइल क्रिएटेड आपको मिलेगी। ओके, और चेक करना चाहते हो तो जो आपका डोमेन है लेट्स से abc.com/ आगे robots.txt लिख कर देख लेना। अगर robots.txt फाइल ऑलरेडी बनी होगी तो कंटेंट आ जाएगा, नहीं बनी होगी तो 404 एरर शो करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मेरे कई क्वेश्चन है फेसबुक एड से। पहला है कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हुए कैसे जानेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन सा ऐड चला रहा है? इस चीज के लिए फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाइए और फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाकर देखिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन सी एड्स को चला रहा है। इमेज ऐड है, रील ऐड है, सारी की सारी ऐड वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी एड कॉपी, उसका कॉल टू एक्शन का बटन, उसकी हेडिंग सब मिलेगा। दूसरा है पेज या एड अकाउंट को क्लाइंट को वापस कैसे करेंगे एड चलाने के बाद? आ, वापस आपने वापस नहीं करना है, ये क्लाइंट की हेडेक है, वो किस तरीके से जो आपका एक्सेस है वो वापस ले लेगा। आपको वापस नहीं करना। तो अगर आपने कोई अलग से जीमेल आईडी बनाई है, अलग से कोई फेसबुक अकाउंट बनाया है, तो उसका क्रेडेंशियल आप उनके पास शेयर कर सकते हो। अगर सिर्फ एक्सेस लिया हुआ है आपने अपनी आईडी पे उनके पेज का या फिर एड अकाउंट का, फिर आपको कुछ नहीं करना, वो क्लाइंट खुद करेगा। रीमार्केटिंग करते समय टेस्टिमनीज का फीडबैक कैसे लेना है, यानी वीडियो या फिर रिटर्न फॉर्म में ऐड? रीमार्केटिंग करते समय टेस्टिमोनियल्स का फीडबैक कैसे लेना है? अच्छा, अगर टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहते हो वीडियो फॉर्म में दिखाओ, ज्यादा अच्छा है। टेक्सचुअल टेस्टिमोनियल्स का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वीडियो फॉर्मेट में दिखाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। लीड जनरेशन के लिए वेबसाइट चाहिए या नहीं चाहिए? दोनों दोनों चीजें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। अगर आप लैंडिंग पेज के माध्यम से लीड जनरेट करना चाहते हैं तो चाहिए। अगर फेसबुक का फॉर्म यूज करके या व्हाट्सएप पे लोगों को बुलाना चाहते हो तो नहीं चाहिए। इवेंट ट्रैकिंग क्या होता है? इवेंट ट्रैकिंग जी, कोई भी चीज फेसबुक के ऊपर हम करते हैं तो उसको एक इवेंट बोलते हैं। यूजर हमारे पास जुड़ता है, वो कोई भी चीज हमारे साथ करता है तो वो एक इवेंट होता है। मतलब यूजर ने ऐड देखी, ये एक इवेंट है। यूजर ने ऐड क्लिक करी, ये एक इवेंट है। यूजर ने पेज को विजिट किया, ये एक इवेंट है। ऐड टू कार्ट किया, ये एक इवेंट है। साइट छोड़कर चला गया, ये एक इवेंट है। साइट पे वापस आ गया, ये एक इवेंट है। सेशन स्टार्ट हो गया, ये भी एक इवेंट है। सेशन खत्म हो गया, ये भी एक इवेंट है। तो जो भी यूजर कर रहा है उसको हम इवेंट के माध्यम से समझते हैं, राइट। तो उस चीज को बोलते हैं इवेंट। और इवेंट्स को ट्रैक करना कि कितने यूजर ने पेज को विजिट किया, कितने लोगों ने जो है हमारी साइट को एग्जिट किया, कितने लोगों ने परचेस किया, इन सारी चीजों को ट्रैक करने को बोला जाता है इवेंट ट्रैकिंग। सर ड्रॉप शिपिंग की क्लासेस कर चुका हूँ, अब ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहता हूँ, गाइड कीजिए। ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कीजिए। उस प्रोडक्ट्स के लिए वैलिडेशन लीजिए अपने काउंसलर से। शॉपिफाई का स्टोर बनाइए, उसके बाद जो है फिर आगे की बात स्टार्ट कीजिएगा। जियान कह रहे हैं कि फिलॉक्स थीम कैसे मिलेगी? काउंसलर से बात कर लेना। जो आपका थीम बंडल है उसके अंदर फिलॉक्स थीम जो है वो डाल रखी है टीम ने।
वेबसाइट का एक्सेस देने के लिए हम यूज़र में गए, वहाँ पासवर्ड भी माँग रहा है, तो वो भी देना। कि वेबसाइट का किसी को एक्सेस, हाँ, वेबसाइट का किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो यूज़र में जाइए और यूज़र में जाके एक न्यू यूज़र ऐड कर दीजिए। जो भी उसकी ईमेल है, जो भी उसका पासवर्ड है, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, राइट्स। वो सब कुछ बनाइए और उसके यूज़र को शेयर कर दीजिए कि ये आपका आज से यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहने वाला है। और जिस भी तरह का आप यूज़र उन्हें बनाना चाहते हो, एडमिन बनाना चाहते हो, एडिटर या फिर कुछ भी, वो भी आप उनको डिफाइन कर सकते हो जब आप एक यूज़र को ऐड कर रहे होंगे। सर, नो कॉपीड कंटेंट 100% यूनिक प्रॉम्प्ट देने के बाद भी फ्लैग आ रहा है स्मॉल एसईओ टूल में। ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए। एक बार अपना जो कंटेंट है वो शेयर कीजिएगा काउंसलर के साथ और उन्हें कहिएगा कि एक बार जो कंपनी पेड टूल्स वगैरह यूज़ करती हैं, उसके ऊपर वो आपको फ्लैग चेक करके बताएँ उसका, अगर ऐसा आपको इश्यू लग रहा है तो। एक काम कीजिएगा, स्मॉल एसईओ टूल के साथ-साथ जो है ना, 1-2 जो और फ्री टूल्स हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, फ्री प्लेजरिज्म चेकर या साइट लाइनर, वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कंटेंट जो है कितना परसेंट डुप्लीकेट आपको आ रहा है। वेबसाइट पे जो कंटेंट फॉर्म लगता है, उससे लीड कहाँ दिखेंगे? वो जी आपके डैशबोर्ड के अंदर ही दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डब्ल्यूपी फॉर्म यूज़ की है, तो वहाँ पे आपको कॉलम दिखेगा डब्ल्यूपी फॉर्म के अंदर एंट्रीज़ का। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर रहे हो, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट्स का या फिर एंट्रीज़ का या फिर मैसेजेस का। वहाँ पे जाके जो है अपनी एंट्रीज़ को देख सकते हो। सर, टिक करने के बाद अ, डॉक्यूमेंट रूट, फाइल लोकेशन, इफ द डॉक्यूमेंट रूट is shared, then the created domain will serve the same content as this setting is। ये जी मैं आपकी बात समझा नहीं। आप एक नया डोमेन ऐड कर रहे हो तभी ये ऑप्शन आ रहा है या फिर टिक नहीं करना है आपने? अगर आपको अलाइस नहीं बनाना है ना, अगर आपको 2 डिफरेंट साइट बनानी है तो आपको टिक नहीं करना है। टिक करोगे तो अलाइस बन जाएगा, टिक नहीं करोगे तो सेपरेट डोमेन की तरह वो ऐड हो जाएगा। विकास कह रहे हैं कि सर जीपीटी ज़ीरो टूल्स कैसे टूल्स जीपीटी ज़ीरो मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कौन-सा टूल है। फिलॉक्स थीम का यूज़, थीम है जी, थीम के अंदर ऑलरेडी बने-बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, तो उस टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हो। लैंडिंग पेज बनाने के लिए, साइट बनाने के लिए, ई-कॉमर्स साइट बनाने के लिए, तो बने-बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर देखिएगा, वहाँ पे हमने यूज़ की हुई है। गूगल स्टोरेज के बारे में अ, बताइए। गूगल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, गूगल वेब स्टोरेज की बात कर रहे हैं? गूगल वेब स्टोरेज जो है, अगर आप गूगल वेब स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं, गूगल वेब स्टोरेज जो है, गूगल के अंदर कंटेंट का ही एक दूसरा तरीका है। जिस टाइम पे सभी लोग रील्स, शॉर्ट्स को लॉन्च कर रहे थे, तो गूगल ने सोचा कि मैं क्या लॉन्च करूँ? उस टाइम पे गूगल ने क्या कहा कि ठीक है, जब सब लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ गई है, व्हाट्सएप पे स्टेटस आ गया, तो गूगल के ऊपर भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो मैं गूगल वेब स्टोरेज को लॉन्च करूँगा। गूगल वेब स्टोरेज को बनाने के लिए गूगल वर्डप्रेस के ऊपर अपने प्लगइन्स होते हैं। रैंक मैथ के अंदर भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, किस तरह से आपने गूगल वेब स्टोरेज को बनाना है। गूगल वेब स्टोरेज ने के माध्यम से क्या हुआ कि लेट्स से अगर मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वेब स्टोरेज बना रहे थे, तो गूगल एक्सप्लोर के अंदर, गूगल न्यूज़ के अंदर हमारे पास जो वेब स्टोरेज हैं, वो ऑटोमैटिकली रैंक करती हुई दिख रही थी। तो वहाँ पे जाते-जाते जैसे हम अ, यूट्यूब पे जाते हैं तो हमें शॉर्ट्स दिख जाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो रील्स दिख जाती है, वैसे गूगल के ऊपर जाते हैं तो गूगल वेब स्टोरीज़ दिख जाती है, राइट? तो गूगल वेब स्टोरीज़ है सिर्फ़ एक कंटेंट को बनाने का एक तरीका है, जिस तरीके से आप लिंक्डइन के ऊपर 5 क्राउज़ल शेयर कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर 5 क्राउज़ल शेयर कर सकते हो, सेम चीज़ है कि आपने 5 क्राउज़ल 5 स्टोरीज़ के माध्यम से शेयर कर दिए, जिसको गूगल ने गूगल वेब स्टोरीज़ बोल दिए, राइट?
सर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? दोनों अच्छे हैं जी। वूकॉमर्स भी अच्छा है, शॉपिफाई भी अच्छा है। क्लाइंट का बजट कम है तो वूकॉमर्स के पास ले जाओ। क्लाइंट का बजट अच्छा है तो शॉपिफाई के ऊपर ले जाओ। जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीटली ई-कॉमर्स के अंदर काम करना चाहते हो, तो फिर एंड गोल आपका शॉपिफाई होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर वूकॉमर्स पे काम करो, खर्चा कम आएगा, मेंटेनेंस कम होगी, हर महीने का कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वूकॉमर्स के ऊपर काम कर सकते हो। जिस दिन आपको लगेगा सेल स्टार्ट हो गई है, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, तब जो है आप मूव कर सकते हो उसको शॉपिफाई के ऊपर। ये है कि ट्रैफिक आएगा तो वूकॉमर्स की साइट क्रैश कर जाएगी या फिर अच्छी नहीं होगी। अगर उसके अंदर आपने अच्छे सिक्योरिटी प्लगइन्स, अच्छा सर्वर यूज़ किया हुआ है, अच्छी मेंटेनेंस आप उसकी साइट की कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो डेफिनिटली वूकॉमर्स की साइट के ऊपर भी आप अच्छे तरीके से लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिर शॉपिफाई के ऊपर ही चीज़ की जाएगी। दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म अच्छे हैं। माना गया है या एक्सपीरियंस किया गया है या मैं भी अपना तजुर्बा शेयर करूँ कि जैसे ही शॉपिफाई के ऊपर हम लोग जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। शॉपिफाई के ऊपर पता नहीं ऐसा क्या है कि जो सेल्स है, वो काफ़ी इंक्रीज़ होती हुई दिखती हैं। यूज़र फटाफट से आता है, परचेज़ करके निकल जाता है। दूसरा ये है कि शॉपिफाई का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो क्लियरली बनाया ही ई-कॉम के लिए है। जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का इंटरफ़ेस हर एक वेबसाइट के लिए, लैंडिंग पेज के लिए भी है, सर्विस बेस्ड के लिए, प्रोडक्ट बेस्ड के लिए, हर एक चीज़ के लिए है। लेकिन शॉपिफाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-कॉम के लिए है। तो उसकी जो इंटीग्रेशंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो इसी तरीके से बनाया गया है। हालाँकि थोड़ा महँगा पड़ता है, जितनी भी अच्छी-अच्छी ऐप्स हैं, वो पेड हैं। उनको $9 पर मंथ दो, $19 पर मंथ दो, $50 पर मंथ दो, लेकिन कारगर भी है। तो कारगर कब है? जब हमारे पास सेल्स आ रही हैं, जब हमारे पास प्रॉफ़िट आ रहा है। स्टार्टिंग में वूकॉमर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। चलिए आखिरी क्वेरी ले रहे हैं, ठीक है? आखिरी क्वेरी ले रहे हैं जी रवि की। रवि कह रहे हैं स्क्रीन शेयर करने को। जी, रवि कीजिए। है रवि हमारे बीच में? रवि, अगर सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिए जी अपनी। चलिए, मुझे लगता है कि रवि जो है अभी सेशन में हमारे साथ नहीं है। गूगल वेब स्टोरेज के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, डेफ़िनिटली कर सकते हैं जी। इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में आपको बताऊँ, स्क्रीन शेयर करके कुछ आपको गूगल वेब स्टोरेज के भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स शो कर पाऊँ, राइट? अभी के लिए चलते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी का तो स्पॉट नंबर के ऊपर पूछ लीजिएगा, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1 मिनट। एक क्वेश्चन आया गीतांजलि का, 1 मिनट। सर ऑफ़िशियल मेल का यूज़ क्या है जब हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं? तो वो ऑफ़िशियल मेल देते हैं, इसके यूज़ वर्क ट्रैकिंग के लिए भी होता है क्या? डोमेन होस्टिंग में भी हमें 1000 मेल मिले हैं हुए हैं। देखो क्या होता है, एक होती है आपकी नॉर्मल मेल, एक होती है आपकी बिज़नेस मेल। नॉर्मल मेल मतलब जहाँ पे आप किसी और का सर्वर शेयर करते हो। जैसे आपने जीमेल का सर्वर यूज़ किया, तो आपकी मेल बनेगी gitanjali@gmail.com। याहू का यूज़ किया तो gitanjali@yahoo.com। रेडिफ का यूज़ किया तो gitanjali@rediff.com। लेकिन जब अपना खुद का सर्वर आप यूज़ करते हो, तो फिर आपकी वेबसाइट का नाम आपके आगे जुड़ जाता है। मान के चलते हैं आप एडशार्को में काम करते हो, तो gitanjali@adshарko.com आपकी जो मेल है वो बनकर आएगी। अब ये चीज़ क्यों दी जाती है एम्प्लॉइज़ को? ताकि ऑफ़िशियल जो नोट है, वो एस्टेब्लिश किया जा सके। अगर कोई कंपनी आपको मेल करती है, एक कंपनी आपको मेल कर रही है consult@adshарko.com से, और एक कंपनी आपको मेल कर रही है लेट्स से एडशार्को तरुण गर्ग @gmail.com से। तो gmail.com और consult@adsharko.com दोनों ही मेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट के अंदर वर्क एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, प्रोफ़ेशनल बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए बिज़नेस मेल का यूज़ किया जाता है। हर एक एम्प्लॉयी को उसकी बिज़नेस मेल दी जाती है, ताकि जो कंपनी है वो उसके साथ उसी मेल के ऊपर कोऑर्डिनेट कर पाए। जिस दिन वो पर्सन चला जाएगा, उस दिन उस मेल को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा।
एचआर के पास वो मेल हर टाइम पे रहती है, टेक्निकल पर्सन के पास वो मेल हर टाइम पे रहती है, ताकि वो चेक कर पाए कि मेरा एम्प्लॉय जो भी बात कर रहा है किसी भी पर्सन से, चाहे वो सेल्स टीम में है, चाहे वो टेक्निकल टीम में है, किसी भी टीम में, तो वो एक्चुअल में इस कंपनी मेल का कोई गलत यूज तो नहीं कर रहा है। जितनी भी मेल आप कंपनी मेल से करते हो, उसकी एक कॉपी सर्वर के ऊपर भी बन रही होती है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं मेल करूंगा फिर डिलीट कर दूंगा, कंपनी को क्या ही पता चलेगा। कंपनी हर चीज को ट्रैक करती है। तो अगर हमने किसी को अपनी मेल दे रखी है, बिजनेस मेल कंपनी के अंदर, तो जैसे ही उसके पास कोई मेल आती है या फिर उसके मेल से कोई मेल जाती है, तो उसकी एक कॉपी एचआर को अपने आप ही चली जाती है। उसकी एक कॉपी सर्वर मतलब एडमिन टीम को अपने आप ही चली जाती है, और वो वहां पे बैठ के मॉनिटर करते हैं कि ये पर्सन जो है इस मेल का यूज किस तरीके से कर रहा है। कहीं पे दिखता है कंपनी को कोई गलत चीज कर रहा है, तो कंपनी उसको एक वार्निंग दे देती है। लगता है कि पर्सन जो है उसने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है, मान लो कंपनी के प्रोजेक्ट है और कंपनी ने बैठकर ही क्लाइंट को अप्रोच कर दिया, मतलब कंपनी या क्लाइंट है, उसको खुद अप्रोच कर दिया कि सर आप कंपनी से काम मत कराओ, मुझसे काम कराओ। तो कंपनी के अंदर जैसे ही उसको ये नोटिस दिखते हैं, तो कंपनी उसको ऑन द स्पॉट फायर कर देती है। राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये कंपनी को अपना कल्चर बनाने के लिए, थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। डन। अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। दिस योर फ्रेंड तरुण द फाउंडर एंड CEO of youthbaba academy.com, signing off. Bye bye.